हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। तो ऑलरेडी हम लोग 4-5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस ईयर्स का और फिर डिटेल एनालिसिस के साथ ऑप्शनल का। तो एंड वी नो कि पीवाईक्यू प्लस उसका एनालिसिस कितना अधिक इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो इस सीरीज में हम लोग चलते हुए लेक्चर 6 है। तो लेट्स स्टार्ट। आज प्रेम्बल हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेम्बल का पूरा मतलब कि जितना भी पीवाईक्यू आज तक पूछा गया है 2024 तक, उस सारा सारा प्रेम्बल डिस्कस करेंगे। प्रेम्बल का जितना भी है एमसीक्यू विद डिटेल एनालिसिस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इन इंसेंस विच व्हाट डज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस। ड्यू प्रोसेस लॉ मींस क्या होता है, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। दैट इज ये बहुत मतलब कि बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन था 2023 का। एंड इसमें मतलब कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोल रहा था, लेकिन ये नहीं है। This is actually the correct answer is fair and application of law. Fair and application of law. It means due process of law. Due process of law means fair and application of law. So so तो कैसे है, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि due process of law is fair, just and application of legal proceeding on a legal system, protection of legal system. The वो इंश्योर करता है इंडिविजुअल को एंड ट्रीट फेयरली एंड न्यू एक्सेस ऑफ लीगल रेमेडीज का वो न्यू एक्सेस देता है, मतलब पहुंच देता है कि आप सही तरीका से आपका उसका मतलब कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका सही तरीका से निवारण हो सके। दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज हेल्ड इन some judgment that actually फिर से स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी मेड under the article 16 clause 4 of the constitution of india would be limited by the article 335 for maintenance the efficiency of the administration. And statement 2 tells us the article 335 of the constitution of india defines अगर डिफाइंस है नेदर, ये एलिमिनेशन टेक्निक का ये बेस्ट मेथड है पॉलिटी में। अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करे इट मींस कि कॉन्स्टिट्यूशन नेवर डिफाइन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी चीज डिफाइन नहीं किया गया है अभी तक। किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन एक्यूरेट उसका मीनिंग एंड एक्यूरेट उसका डिफिनेशन नहीं दिया गया है। दैट मींस इट इज दिस दिस स्टेटमेंट इज ऑलरेडी गोइंग टू रॉन्ग। तो एलिमिनेशन, दैट इज एलिमिनेशन टेक्निक। और अपने एलिमिनेशन टेक्निक में स्ट्रिक्ट रहना है। द टर्म efficiency of the administration it means statement 2 is wrong, statement 2 is incorrect, statement 1 is correct, option C। if we take reservation contradicts efficiency and merit, if reservation contradicts efficiency and merit in the view of support of some supreme court judgment, the इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 335 क्या बोलता है, क्लेम ऑफ ST ST एंड रिजर्वेशन, क्लेम ऑफ ST SC टू सर्विस एंड पोस्ट में और सर्विस में नौकरी में उसको रिजर्वेशन को का क्लेम कर सकता है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 335 टू सजेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्लॉज लिमिट द रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 के अंदर कुछ लिमिटेशन है। स्टेटमेंट 2 सेज दैट the article 335 of the constitution india does not define, देखिए india does not define the term efficiency of the administration, जो define नहीं है। is laid down the guideline to claim the scheduled caste and scheduled tribes in matter of promotion should be balanced in maintenance of efficiency of administration। okay, and next is article 16 clause 4 बोलता है equality of opportunity in employment in equality of opportunity in employment। आर्टिकल 335 से जो पहले ही बोले थे सेक्टर रिजर्व गवर्नमेंट सेक्टर पोस्ट एंड जॉब फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड द अंडर अंडर रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस। जो सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेंटली efficiency and merit
efficiency and merit when they evaluating reservation policy. नेक्स्ट इज रीट इशू करता है गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कोर्ट ऑफ इंडिया है रीट इशू करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बोल रहा है? ऑलवेज मेंशन दिस वर्ड करेक्ट। मैंडेमस मैंडेमस विल नॉट मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पर मैंडेमस नहीं लगता है, ये बोल रहा है। एंड unless it is instituted by the public duty, the mandamus will be not lie against the company even though it means by the government company. And any public mandate persons can be petitioners to move the court to obtain the writs of the quo warranto। सही है, ये ये सही बोल रहा है। कोई भी पब्लिक मैंडेट पीपल वो अपना केस रिट पिटीशन डाल सकता है कोर्ट में अपने प्रॉपर प्रॉपर जजमेंट के लिए। दैट इज ट्रू। ऑप्शन 3 इज ट्रू, ऑप्शन 3 इज ट्रू, मतलब 1 कट गया, ये कट गया। दैट मीन्स एंड मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंस्टीट्यूटेड विद द पब्लिक ड्यूटी। सही है, वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेमस आप कोई रिट्स फाइल नहीं कर सकते, किसी पब्लिक कंपनी में कोई रिट्स फाइल नहीं कर सकता कि आप मेरे लिए दो वो सुविधा, नहीं। वो पब्लिक हमेशा पब्लिक ड्यूटी है, वो पब्लिक ऑफिस मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिस पे आप रिट्स पिटीशन डाल सकते हो। दैट मीन्स वन इज ट्रू, one is to that means one and C is correct answer. Let's see the article under article 32. Under article 32, remedies remedies are the remedies under article constitutional remedies. Under article says that constitutional remedies 32. The article 32 says that constitutional remedies. ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी। मैंडेमस इज डायरेक्टली और मैंडेमस को 1985 में भी डायरेक्टली आस्क किया है, पूछा गया है। दैट मीन्स और इसका बहुत सारा मतलब कि मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैं व्हाट डिफाइन द रूट्स ऑफ मैंडेमस एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन 1990 में 3 मार्क्स का आया था। फिर उसके बाद 1992 में भी मैंडेमस विल बी गारंटी अगेंस्ट द सर्टेन पर्संस हु आर दे, उसका भी फिर why the article 32 considered as a cornerstone of the constitution 1995 में 3 मार्क्स का। लेट्स सी व्हाट इज मतलब कि रीड्स में क्या क्या आता है, हैवी कॉर्पस, क्यो वारंटो, इस्चुरी मैंडेमस, ये सब देखते हैं हम लोग क्या क्या है। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैड पावर टू इशू रीड्स इन द नेचर ऑफ हैवी कॉर्पस, क्यो वारंटो, मैंडेमस, सर्चुरी, प्रोहिबिटेशन, etc. under article 32 and article 226, under article 32 and article 226 मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। let's say heavy corpus को, heavy corpus is it means you must have the body, it means you must have the body, person is legally detained, और heavy corpus का मतलब होता है you must have the body। कोवेरेंटो मीन्स होता है by what authority, कोवेरेंटो मीन्स by what authority you pursuing this post, ये अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन, कोवेरेंटो इश्यूज, ये इश्यूज होता है अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन एंड assume an office which he has no right, जो हम लोग आप किस अथॉरिटी से ये अपने वो सीट को लिया जब आपके पास को वो राइट ही नहीं है उस सीट पे बैठने का। दैट इज मीन्स कोवेरेंटो, आप कोवेरेंटो को रिपोजिशन डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज मैंडेमस मीन्स वी कमांड, लिटरली मीन्स वी कमांड मतलब कि पब्लिक अथॉरिटी विद इन इट्स लिमिट, पब्लिक अथॉरिटी विद इन द लिमिट of the jurisdictions while exercising the public functions and against the any public body, corporation and inferior court and tribunal and the government of the same government for the same purpose। ये इशू
पब्लिक पब्लिक बॉडी पे हो सकता है, कॉर्पोरेट पे हो सकता है, इंफीरियर कोर्ट पे, ट्रिब्यूनल पे हो सकता है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो परस्यू कर रहा है कोई आदमी, उसके ऊपर भी इशू हो सकता है। दैट इज मैंडेमस। नेक्स्ट इज, एंड वो किसके ऊपर इशू नहीं हो सकता, जो प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी है जो प्राइवेट है, प्राइवेट के ऊपर नहीं हो सकता। इन to enforce the departmental institution and does not have possess the statutory force, statutory forces का नहीं है, वो उसके ऊपर भी नहीं हो सकता। when the duty is discriminatory and not mandatory to enforce the contractual obligation, उसके ऊपर भी enforce नहीं हो सकता। when against the president of India at the state governor, ये दोनों president and state governor पे मैंने देखा कि इसके पास तो एक्स्ट्रा पावर होता है, दैट वाई इसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग एज ए जुडिशरी कैपेसिटी, अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज सर्चुरी एंड प्रोहिबिटेशन। सर्चुरी एंड प्रोहिबिटेशन मीन्स होता है प्रिवेंट, सॉरी, सर्चुरी एंड प्रोहिबिटेशन, ये दोनों मतलब कि अलग अलग है, लेकिन इसको दोनों में साथ में हम लोग ले लिए हैं। सर्चुरी मीन्स इशूइंग द करेक्टिंग gross error of jurisdictions, correcting gross order of correcting gross error of jurisdiction. It means the subordinate court is formed to have acted with without jurisdictions, or the assuming the jurisdictions where there is exist ones. Uh, uh, Next is overstepping the cross of limitation of jurisdictions. अगर आप लिमिटेशन ऑफ जुरिडिक्शन को क्रॉस है तो आपको सेचुरी रिट्स पिटिशन डाला जा सकता है। एक्टिंग इन फ्लैरेंट disregard of law rules by the proceeding and acting in violence of principle and natural justice where there is no procedure especially specified and thereby the occasioning failure of justice। failure of justice में भी सेचुरी सेचुरी रिट्स इशू हो सकता है। इशू ऑफ प्रोहिबिटेशन, इशू ऑफ रिट्स ऑफ प्रोहिबिटेशन इज नॉर्मली इशू with the inferior court to the tribunal, inferior court or tribunal processor proceed to act without the jurisdictions in or in excess of jurisdiction, process proceeds to act in the violence of rules and natural justice, or the process to act under the law which is in itself ultra venous and unconstitutional, and proceeds to act in the conventional for fundamental right. Next is, which one of the following is best define the term state? Term the state, a community of a persons permanently occupying the definite territory independent to external control and posing an organized government. Next is the political organization people of a definite territory and proposing an authority of governor then to maintain law and order, protect their natural rights, and safeguard their means of sustenance. C is a number of person who has been living in definite territory for a very long time with their own culture, tradition, and government. And last is a government, a society permanently living in the definite territory with the central authority and executive responsible to the central authority and the independent judiciary. The correct answer is a community of a person permanently occupying a definite territory, independence, and extra control, and proposing the organized government. That means, let's talk about the definition of the state. And it means a community or society politically organized under one independent government within the definite territory and subject to no outside control, that means, that means ensure the definition of state.
Next question is right to privacy. Right to privacy. Right to privacy is protected under which article of the Constitution of India? That is Article 21. ये 2004 में भी ये क्वेश्चन राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन पूछा गया था. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल. Article 21. Let's talk about Article 21. Article 21 says that the right to privacy was the constitutionally protected right in India, which was an instant part of the right of life and personal liberty under Article 21. The judgment of K.S. Puttaswamy, case 2010. Article 15 says that discrimination on the ground of religion, sex, caste, and place of birth. Article 19 says the freedom of speech and expression. Article 29 says that in interest of minority, protection of the interest of minority. Next to the under the Indian Constitution, concentrations of wealth violate right to equality, directive principle, state policy, the right to freedom, and the concept of welfare, wealth कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो किस आर्टिकल को वायलेट करता है? दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज सी. लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 39 क्लॉज सी. 39 क्लॉज सी टॉक अबाउट डज नॉट economic system does not result in the concentration of wealth, and it means production to the common determinant. And which of the position of the right to property in India? What is the position? That is constitutional right, but a legal right under Article 300A. That is legal right available for to any person. क्या कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिया है. दैट इट मीन्स द लीगल राइट अवेलेबल फॉर टू एनी पर्सन. राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये अमेंड हुआ था. एंड right to property is one of the 7 fundamental rights. सातवां fundamental right है. Legal right is available to any person. Legal right are the rule provided by the citizen of the government through law. A constitutional right and right with the mention in the constitution, but should be enforced by the law. Enforced by, to be the enforced fundamental right and prevalent guarantee to the constitution of justifiable right under Article 14, Article 20, Article 21, Article 21A, Article 22, 23, Article 24, 25, and 26, and Article 27 and 28 are available both citizen and foreigners. ये important article है, most important. Next is with reference of Indian Constitution the following statement: there is only one citizen and one domicile. The citizen of birth, the citizen by birth only can become a head of a state. A foreigner once granted citizens cannot be deprived of under any circumstances. Any circumstances. तो किसी कोई भी circumstance कुछ भी हो जाए उसको डिप्राइव नहीं कर सकता जो जो सिटीजनशिप ग्रांट कर लिया. दैट मीन्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. ऑप्शन 3 is wrong. Option 3 खत्म हो गया. Option 2 and 1 and 2. And this was there is only one citizenship and one domicile. That is true. हम लोग के पास केवल एक ही सिटीजनशिप है और एक ही डोमिसाइल है. और यूएसए में अलग अलग स्टेट का अलग अलग डोमिसाइल और पूरे कंट्री का एक अलग सिटीजनशिप होता है, इसलिए दैट इज एप्लीकेबल ऑन यूएसए. एंड इंडिया में वन सिटीजनशिप वन डोमिसाइल. एंड second number is citizenship by birth only can become a head of state. Yes, ये only can become a head of state ये यूएसए का फॉलो हो. ये यूएसए में होता है. यूएसए में जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है वो दैट विल बी द only they can be the head of state when the citizen when he take birth from that citizen.
वो वहीं का बर्थ होगा उसका, तभी वो हेड ऑफ स्टेट बन सकता है यूएसए में। दैट मीन्स ऑप्शन ए। लेट्स टॉक अबाउट सिटीजनशिप। पहले परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए, एंड द पर्सन कैन नॉट बी मोर देन वन डोमिसाइल, एक डोमिसाइल से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर सिटीजनशिप हम लोग कैसे बाय बर्थ ले सकते हैं, बाय न्यूट्रलाइजेशन सिटीजन, बाय न्यूट्रलाइजेशन एंड कॉन्टेस्ट द पर्सनशिप हम लोग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं बाय बर्थ से या फिर नागरिकता का अधिकार लेके। एंड देखो बाय यूएसए, इन यूएसए ओनली द सिटीजनशिप बाय बर्थ कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। देखिए तो यूएसए में केवल से by birth he become head of state. Citizenship Act 1955 prescribes the way of losing the citizenship whether acquired, that is revocation, termination and deprivation। इस तीन तरीका से हम लोग का सिटीजनशिप जाता है, अपने से दे देने से, या फिर टर्मिनेट कर देने से, या फिर आप किसी और का सिटीजनशिप ले लिए और यहाँ का सिटीजन तब आप टर्मिनेट हो जाएगा, और या फिर आप आपसे आप जिस अब जहाँ से सिटीजनशिप लिए हैं डिप्राइव्ड हो गए हैं वहाँ, मतलब कि वहाँ से हम लोगों को बाहर चला है तो अब डिप्राइव किया जा सकता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे देखेंगे 2021 का आर्टिकल। ठीक है, थैंक यू।